अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अफसनतीन के बारे में सीखेंगे कि अफसनतीन के अद्वियाती अफ़ाल व ख़वास क्या हैं, इसका मिजाज क्या है, ये किन किन अमराज को रफ़ा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसकी मिकदार ख़ुराक कितनी होनी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम इसका मुख्तसर सा तारफ़ देख लेते हैं। इसे उर्दू ज़ुबान में अफसनतीन कहा जाता है, इंग्लिश ज़ुबान में कॉमन वार्मवुड या एब्सिंथियम, लातीनी ज़ुबान में आर्टिमीसिया एब्सिंथियम, अरबी में अफसनतीन, फ़ारसी ज़ुबान में मरवा बखोशा या अफसनतीन, हिंदी ज़ुबान में वलायती अफसनतीन या शतावर, पंजाबी में मस्तियारा, सिंधी में अफसनतीन, जबकि हज़ारा की ज़ुबान में या कश्मीरी ज़ुबान में इसको लाल जाऊ या डक जाऊ कहा जाता है। अफसनतीन का पौधा तेज़ बू वाला सदाबहार पौधा है जिसकी ऊंचाई 3 से 5 फुट तक होती है। इसके पौधे पर सफ़ेद रेशमी रुआं सा पाया जाता है। इसकी शाखें जड़ से निकलती हैं। पत्ते जड़ के करीब बड़े और ज़्यादा तादाद में होते हैं, जबकि शाखों पर छोटे और दूर दूर होते हैं। पत्ते बहुत नाजुक धनिया के पत्तों की तरह कटावदार होते हैं और इलादा इलादा नज़र आते हैं। अफसनतीन के फूल सुनहरी या सुर्खी माइल सुनहरी रंगत के और तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं। फूल गोल और उनका रुख नीचे की तरफ होता है और शाख पर इस तरतीब से खिलते हैं कि शाख का इख्तिताम इन्हीं फूलों पर होता है। अफसनतीन की मुख्तलिफ अनवा पाई जाती हैं और ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बेशतर इलाकों के अलावा अमरीका, रूस और यूरोपियन ममालिक में बकसरत पाया जाता है। अफसनतीन का मुकम्मल पौधा, इसकी शाखें, इसके पत्ते और फूल बतौर दवा इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि इससे हासिल होने वाला रोगन भी दवाओं में शामिल किया जाता है। अफसनतीन को मुख्तलिफ वर्मों को तहलील करने के साथ साथ पेट के कीड़ों को ख़त्म करने, वबाई नज़ला और ज़ुकाम के इलाज के तौर पर, मिर्गी, दिल के गुलाफ की सोजिश, मैदा की तक़वियत पहुँचाने और बिच्छू के जहर को ज़ायल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अफसनतीन का जायका तल्ख यानी कड़वा होता है और इसका मिजाज गर्म खुश्क है। गर्म दर्जा अव्वल में और खुश्क दर्जा दोम में। बू अली सीना अपनी किताब अल कानून फिल तिब में भी इसका यही मिजाज दर्ज करते हैं, यानी इसके इस्तेमाल से जिस्म में हरारत पैदा होती है और साथ खुश्की भी पैदा होती है, लेकिन खुश्की पैदा होने की जो सिफ़त है वो निस्बतन गालिब होती है और कानून मुफरद आज़ा के तहत भी इसे खुश्क गर्म तस्लीम किया जाता है। बू अली सीना अपनी किताब अल कानून फिल तिब में इसके बहुत सारे अद्वियाती अफ़ाल व ख़वास और मुख्तलिफ अमराज में इसके इस्तेमाल पर तफसील से बात करते हैं। अफसनतीन को बू अली सीना वर्मों को तहलील करने वाली, ख़ास तौर पर सख्त वर्मों को तहलील करने वाली दवा के तौर पर बयान करते हैं। इसके अलावा मूसल दवा के तौर पर, सुदों को खोलने वाली दवा के तौर पर भी बयान किया गया है। कान के पीछे पैदा होने वाले वर्मों को ख़त्म करने के लिए, आँख में अगर खून जम जाए या कोई वर्म पैदा हो जाए तो उसको तहलील करने के लिए, इस्तिस्का के मर्ज़ को रफ़ा करने के लिए, भूख को बढ़ाने के लिए, पेट के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए, हैज़ और पेशाब को जारी करने के लिए, जबकि तिल्ली और जिगर के वर्मों को तहलील करने के लिए भी इसे मुफीद बयान किया गया है। इसके अलावा बू अली सीना इसके बारे में लिखते हैं कि अगर इसे कपड़ों में रखा जाए तो कपड़े कीड़ा लगने से महफूज रहते हैं, जबकि अगर इसका अर्क रोशनाई में शामिल करके कोई किताब तहरीर की जाए तो उस किताब के सफ़ात चूहों से और कीड़ा लगने से महफूज रहते हैं। अल कानून फिल तिब में बू अली सीना इसके जो मुख्तलिफ अफ़ाल व ख़वास बयान करते हैं या दौर हाज़िर में भी जो इस पर मुख्तलिफ तजर्बात किए जा रहे हैं, उनकी रोशनी में इसके जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस सामने आते हैं या किताबों से जिनके बारे में हमें रहनुमाई मिलती है, उसके मुताबिक अफसनतीन मुहल्लल और आम दवा है, यानी वर्मों को तहलील करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसन है, रिजॉल्वेंट मेडिसन है। अफसनतीन एंटीसेप्टिक मेडिसन के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है, यानी ये मुताफ़न मादों को रफ़ा करती है। इसके साथ साथ ये बुखारों को रफ़ा करने के लिए यानी फेब्रिफ्यूज मेडिसन के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। पेट के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए और ख़ास तौर पर सुद्दों को खोलने के लिए यानी मुफत्तिह सुदा दवा के तौर पर भी इसमें प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये पेशाब को और हैज़ को जारी करते हैं कि इसमें सिफ्त पाई जाती है। आंतों पर सुफरा के अखराज को बढ़ा देती है, मैदा और जिगर को कुव्वत पहुँचाती है। इसके अलावा पसीना की पैदाइश को बढ़ा देती है, जबकि हाजमा की कुव्वत को बढ़ाती है और भूख को भी तेज़ करती है। अफसनतीन के इन अफ़ाल व ख़वास, इन फार्माकोलॉजिकल एक्शंस या इसमें जो पाई जाने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी बदौलत इसको बहुत सारे अमराज को रफ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि अफसनतीन को बदहज़मी के मर्ज़ यानी डिस्पेप्सिया के मर्ज़ को रफ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अफसनतीन को बुखारों को रफ़ा करने के लिए और ख़ास तौर पर ऐसे बुखार जो किसी मुताफ़न मादा के जमा हो जाने के बायस लाहक हो जाएं, तो उन बुखारों को रफ़ा करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। औरतों के मखसूस मर्ज़ हिस्टेरिया को रफ़ा करने के लिए, उसके इलाज के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। जिगर में या तिल्ली में अगर कोई वर्म पैदा हो जाएं तो उनको तहलील करने के लिए अफसनतीन का पेस्ट
بیرونی طور پر ضماد کے طور پر یا اس کا لیپ کیا جاتا ہے۔ افسنتین پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، حیض کو جاری کرنے کے لیے، پیشاب کو جاری کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جبکہ اس کی جو مفتح صدہ یعنی صدہ کھولنے کی جو صفت ہے، اس صفت کی بدولت افسنتین کو بہت سارے ایسے امراض جو صدہ بننے کے باعث لاحق ہو سکتے ہیں یا کسی بلاکیج یا رکاوٹ کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں، جیسا کہ مرگی کا مرض، لکوہ کا مرض یا فالج کا مرض، اگر صدہ بننے کے باعث لاحق ہو جائیں تو ان امراض کو رفع کرنے کے لیے بھی افسنتین کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے مفید نتائج حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسے اعصابی تناؤ کو رفع کرنے کے لیے اور پائلز کے مرض اور اینل فشر کے مرض کو رفع کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے جو دیگر افعال و خواص ہیں اس میں یہ گردہ اور مثانہ کے ورموں کو تحلیل کرنے کے لیے، استسقاء کے مرض کو رفع کرنے کے لیے، جوڑوں کے دردوں میں آرام پہنچانے کے لیے اس کا پیسٹ بیرونی طور پر جوڑوں پر لگانے سے آرام آتا ہے، جبکہ یرکان اور ہیپاٹائٹس کے مرض کو رفع کرنے کے لیے اس کا جوشاندہ یا خیساندہ استعمال کروایا جاتا ہے۔ افسنتین بچھو کے زہر کو زائل کرنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، جبکہ کانوں میں اگر کوئی یا کانوں کے پیچھے کوئی ورم پیدا ہو جائیں یا آنکھوں میں کوئی ورم پیدا ہو جائیں یا آنکھ میں خون جم جائے تو اس کو تحلیل کرنے کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کے جو ادویاتی استعمالات ہیں یعنی مختلف امراض میں جو اس کو استعمال کیا جاتا ہے وہ اس کے فارماکولوجیکل ایکشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی اس کے ادویاتی افعال و خواص کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس میں پائی جانے والی مختلف کیریکٹرسٹکس اور پراپرٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ افسنتین کی مقدار خوراک اگر اسے صفوف میں استعمال کروانا ہو تو ایک دن میں 3 سے 5 گرام تک استعمال کروانا چاہیے۔ اگر اس کا جوشاندہ یا خیساندہ پلانا ہو تو صبح دوپہر شام کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے 1 کپ استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اگر اس کا ٹنکچر استعمال کروانا ہو جیسا کہ ہومیوپیتھک میڈیسنز میں ٹنکچرز استعمال کروائے جاتے ہیں تو اس صورت میں اس کے 10 سے 30 ڈراپس تک استعمال کروائے جا سکتے ہیں، اور اگر اس کا جوہر استعمال کرنا ہو تو وہ 1 سے 2 گرام تک استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ افسنتین کو بغیر معالج کے مشورہ سے اگر لمبے عرصہ تک یا زیادہ مقدار میں استعمال کروایا جائے یا کر لیا جائے تو اس کے استعمال سے غشی پیدا ہو سکتی ہے، سر میں درد یا تناؤ کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، سینٹرل نروس سسٹم کے افعال میں خلل پیدا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ یہ سر میں خشکی بھی پیدا کرتی ہے۔ تو معالج کے مشورہ کے بغیر یا بغیر ضرورت کے اس کو اور مسلسل اور زیادہ مقدار میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دور حاضر میں جو اس پر تحقیقات کی گئیں اور اس کے جو مضر اثرات اسی طرح کے بیان کیے گئے وہ اس میں پائے جانے والے تھوجن نامی کیمیکل کی وجہ سے بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر اس کے مسلسل استعمال سے یا زیادہ مقدار میں استعمال کروانے سے اگر کوئی مضر اثرات جسم پر پیدا ہو جائیں تو ان کی اصلاح کرنے کے لیے سمغ عربی، گوند کتیرہ، انیسون یا مستگی یا شربت انار وغیرہ استعمال کروا سکتے ہیں، اور اگر انیسون دستیاب نہ ہو یعنی اس کی عدم دستیابی کی صورت میں اس کے بدل کے طور پر اسارون یا تگر کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دور حاضر میں اس پر جو مختلف کیمیکل انالیسس کیے جا رہے ہیں اس سے بہت سارے کیمیائی اجزاء اس سے حاصل کیے گئے ہیں، کچھ روغنی اجزاء اس سے حاصل کیے گئے ہیں اور کچھ کڑوے جوہر بھی اس سے حاصل کیے گئے ہیں۔ جو اس سے کڑوے جوہر مختلف حاصل کیے گئے ہیں ان میں ایبسینتھین، اینبسینتھین، ارٹیپسین اور میٹریسین وغیرہ شامل ہیں۔ تو مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی مفید اور قیمتی آراء و تجاویز سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ فرمائیں۔ السلام علیکم، آپ کا دوست حکیم اعجاز الہی عظیمی۔